हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएसजे की वैकेंसी को आउट किया जा चुका है और बहुत ही जल्द आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको ये एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म के फिल होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। द मोमेंट फॉर्म के फिल होने की प्रक्रिया आपकी बंद हो जाएगी, उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि इस साल के अंत में या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ही आपको झारखंड सिविल जज का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आमतौर पे इसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे एक बैच ऑलरेडी आपका चल रहा है। उस बैच के अंदर आपके झारखंड का जो भी सिलेबस है, अगर हम इंटायर झारखंड सिविल जज के सिलेबस को देखते हैं तो इसके अंदर हमें 5 मेजर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक पेपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का या जनरल इंग्लिश हम उसे कह सकते हैं, और एक पेपर आपका करंट जीके, जीएस या स्टैटिक्स, जो आपकी इच्छा हो आप उस पेपर को वो नाम दे सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि झारखंड का प्री का एग्ज़ाम कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है वो ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो मेरिट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर 7500110314 पे आप कॉल या मैसेज करके नोट कर सकते हैं। और आज की क्लास में मैं रवि झा आपके साथ झारखंड के 2019 के पेपर को लेकर चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके साथ उन सारे एरियाज़ को टच किया जा सके, ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल सके कि यूजुअली सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, किस किस रूप में पूछे जाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप पहला सवाल देख पा रहे हैं, इसमें सिंपली सी बात है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब अगर आपको इंग्लिश भाषा की जानकारी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेलिंग सही है और कौन सी गलत है। जिन उत्तरों का यहाँ पे सही उत्तर ऑलरेडी आपके येलो से मार्क किए गए हैं, जैसे यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया एक शब्द आपके सामने निकल के आ रहा है, ये वो पार्ट है जो अक्सर हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे और सर्च करते हैं, तो ये स्पेलिंग इसकी बिल्कुल सही होगी। अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो विच वर्ड इज पर्सोनिफिकेशन इन हिज सेंटेंस डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग्स एंड पॉपर्स लाइफ। तो जाहिर सी बात है, ये आपके पर्सोनिफिकेशन से इसका तात्पर्य मृत्यु से है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल को देखते हैं तो बात करता है कि चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस आई सेट नेक्स्ट टू डिस्टिंग्विश्ड राइटर, और ये आपका एक कॉमन है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें लिखा गया है ही सेड टू मी लेट अस हैव सम टी। अब यहाँ पर अगर हम इसका इनडायरेक्ट और करेक्ट फॉर्म देखें तो ये कहता है ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड हैव अ सम टी। उसके बाद अगले सवाल में आपसे बेसिकली टेंस के पार्ट को लेकर बात किया गया है, जिसमें ये कहा गया है चूज द टेंस फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। तो जाहिर सी बात है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो आपका सवाल नंबर 6 है, ये बात करता है कि ऑर्थोपेडिक्स की जो ब्रांच है जिसका संबंध मेडिसिन से है, वो किस ब्रांच को डील करता है। यानी कि यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन जिसके अंदर हम आमतौर पे ह्यूमन की हड्डियों और मसल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इमेच्योर, तो इसका मतलब होता है आपका प्रोफेशनल। उसके बाद अगर हम अगले वाक्य पर आते हैं तो इसमें कहा गया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसमें ये लिखा है कि ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे लीगल एक्शन लेने की बात कही गई है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 9 पर आते हैं तो इसमें भी इसी बात का लेकर जिक्र किया गया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एडोमेटिक फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही वॉज सेंट ऑफ ऑन अ वाइल्ड गूज चेज टू लुक फॉर अ ब्रीड ट्रेजर। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिंपली सी बात कहता है फुलिश अनप्रॉफिटेबल वेंचर्स के रिगार्डिंग। इसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 10 पर बात करते हैं तो ये बात करता है अंडरलाइन फ्रेजल वर्ड के मीनिंग को लेकर, और यहाँ पे कहा गया है हिज एविडेंस बीन्स आउट द टेस्टिमनी ऑफ द अक्यूज्ड। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें एक लिंक देखने को मिल गया या हमें एक कोलैबोरेशन देखने को मिल गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइगर रिजर्व ऑफ द झारखंड, तो ये आपको पालमू में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज मेनली एसोसिएटेड विद द आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी है इसका सही जवाब। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि CGST का मतलब क्या होता है, तो ये बात करता है सेंट्रल गुड्स एंड द सर्विस टैक्स के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनमें से कौन है जो हमारे नेशनल मोन्यूमेंट है, तो चाहे हम रेड फोर्ट की बात करते हैं, इंडिया गेट की बात करें, राष्ट्रपति भवन की बात करें या कुतुब मीनार की बात करें, ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज बाय द नेम ऑफ द डेक्कन क्वीन, इसको हम पुणे के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ इंडिया, और ये बात करता है आपका सुचेता कृपलानी को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस डे, तो ये बात करते हैं आपके सुकुमार सेन की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये आपकी या तो इंग्लिश होगी और उसके साथ साथ फ्रेंच। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि इंटरनेशनल योगा डे हम यूजुअली कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 21 जून को। उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 20 पे आए तो ये बात करता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, और ये बात आपका सिक्किम के बारे में कह रहा है। उसके बाद अगर हम लोग फॉरेन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फॉरेन गवर्नमेंट कैन बी इश्यूड विद द कंडीशन दैट द सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट इज इशूड बाय द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कॉज फॉर ग्रांटिंग द एडजर्नमेंट टू नॉन एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस प्रेजेंट इन कोर्ट, यानी कि आमतौर पे विटनेस आपका कोर्ट के अंदर मौजूद भी है एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आपने उसको एग्जामिन नहीं किया। उसके बाद सीआरपीसी आपका हाल ही में कब अमेंड हुआ है। अब ये बात अलग है कि जब अभी मैं आपके साथ इन चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कि एक बिल पेश हुआ है, लेकिन फिलहाल उस बिल का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा। आप लोग परेशान भी मत होइएगा क्योंकि उसका एग्जाम या उसको सिलेबस में शामिल होने में तकरीबन 1 से 1.5 साल तो ऑन एन एवरेज लगेंगे ही। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट अमेंडेड डे की बात करते हैं तो वो है आपका 11 अगस्त 2018। उसके बाद अगले सवाल में पूछा गया है कि आपके सीआरपीसी में टोटल कितने सेक्शंस हैं, तो इनकी संख्या है 484। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी क्वेश्चन बाय द हाई कोर्ट ऑन द ड्रॉप, किस आधार पर एफआईआर को क्वेश्चन किया जा सकता है, तो पार्टीज हैविंग अराइव्ड एट द सेटलमेंट एंड नो हीनियस ऑफेंस वाज कमिटेड अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट, यानी कि दो बातें कहता है। पहली बात कि विक्टिम और अक्यूज के बीच में सेटलमेंट हो चुका है, और दूसरी बात ये कि बेसिकली जो चार्जशीट में जो भी धाराएं लगी हैं वो किसी भी गंभीर या हीनियस क्राइम की तरफ इशारा बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। उसके बाद अगले सवाल में पूछा गया है कि विच सेक्शन टॉक्स अबाउट द डिस्पेंस ऑफ द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, ये आपको 205 सीआरपीसी में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इफ द एविडेंस इज अवेलेबल अबाउट अ पर्सन हु अपीयर्स टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस बट हिज नेम इज नॉट मेंशन्ड इन द चार्जशीट एज अक्यूज्ड, तो जाहिर सी बात है उसका नाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट के द्वारा ऐड किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 28 पर आते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे कहा गया है अ पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव अ पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस हु आर मेंटली चैलेंज्ड बिफोर हिमसेल्फ, तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जहाँ पर वो किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करे जो आमतौर पर मेंटली रूप से डिसरिगार्डेड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हेन द इंक्वायरी और ट्रायल्स रिलेट्स टू एन ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 376 सीआरपीसी, द इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी कंक्लूडेड विद इन द पीरियड ऑफ द 2 months आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। उसके बाद यहाँ पे एक मैगजिम है आपकी ऑटोफिलियस एक्विट और ऑटोफिलियस कन्विक्टेड, इसका जिक्र आपको धारा 300 सीआरपीसी में देखने को मिलता है। उसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि एवरी पर्सन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर। इसका जिक्र ये है कि आमतौर पर एक प्राइवेट पर्सन भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को घटना की जानकारी देगा और ये उसका दायित्व बनता है, बशर्ते वो अपराध सीआरपीसी का जो सेक्शन है आपका 121 से लेकर 126 के दायरे में आपको देखने को मिले। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी इन्वॉल्व्स द रेसिप्रोकल अरेंजमेंट टू बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट थ्रू अ ट्रीटी विद रिगार्ड टू द सर्विस ऑफ समन्स वारंट और द जुडिशियल प्रोसेस, और ये आपको धारा 105 के क्लॉज ए में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ वुमन कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, तो जाहिर सी बात है इफ़ शी इज़ नेग्लेक्टेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ मजिस्ट्रेट कैन इग्नोर द कंक्लूजन रीच्ड एट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड अप्लाई हिज माइंड इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो जाहिर सी बात है ज़रूरी नहीं है कि जो आईओ ने चार्जशीट सबमिट की है उसी को आधार मान के कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, वो अपना भी जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं a statement made by any person to a police officer in the course of an investigation cannot be used for any purpose except for the purpose of contradicting a witness। उसके बाद अगर अगले सवाल की बात करें तो when the court of session passes a sentence of death then the proceedings are submitted to the high court and that sentence is executed only after the confirmation by the high court, यानी कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन किसी व्यक्ति को कन्विट करती है और डेथ सेंटेंस देती है तो सबसे पहले इंटायर प्रोसीडिंग्स को हाई कोर्ट में रेफर किया जाएगा। हाई कोर्ट पूरे के रिकॉर्ड को मंगाएगी और जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर देती है यूजुअली आप उसको डेथ सेंटेंस दे ही नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि एंटिसिपेटरी बेल यूजुअली जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ग्रांट होती है वो कौन सी परिस्थिति में होती है, तो बात कही गई है इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट इन दी नॉन बिलेबल केसेस। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक मैगजीन में आपका क्वांडो लेक्स एलिक्विड
एलिसिट कॉन्सिडेंट। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको CRPC के 482 में देखने को मिलता है, जो बात करता है हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 बात करता है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन के बारे में, जिसमें कहा गया है रेलेवेंट बट नॉट सोल डिटरमिन ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यानी कि रेलेवेंट हो तो सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पे हम कोई भी डिसीजन बिल्कुल भी ले नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका सेक्शन 90 है वो बेसिकली एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स के प्रिजम्पशन की बात करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लगभग कितना पुराना हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो साफ तौर पे कहा गया है अ डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन विच द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका टेप रिकॉर्डर का जो कन्वर्सेशन होता है क्या वो एडमिसिबल होता है, और अगर हाँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उस कन्वर्सेशन को भी हम रिलेवेंट मानेंगे, लेकिन हाँ वॉइस को आइडेंटिफाई ज़रूर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, उनके द्वारा कुछ कहा गया है, उनके द्वारा कुछ लिखा गया है, या उनके द्वारा कुछ किया गया है, और ये सारा का सारा काम कब हुआ है, जब उनका जो कॉमन इंटेंशन था वो उनके बीच एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। तो जो TIP होता है ये बेसिकली आपका एक कोलैबोरेटिव एविडेंस होता है। उसके बाद अगर हम 114A की बात करते हैं तो ये रिबटल प्रिजम्पशन की बात करता है, यानी कि एक ऐसी अवधारणा जिसको कि नकारा या खारिज किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी कस्टमरी प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड प्रावधान आपको धारा 35, 48 और 49 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं द कोर्ट शैल नॉट टेक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ एन ऑफिसर सिग्नेचर हुज अपॉइंटमेंट इज नॉट नोटिफाइड इन एन ऑफिशियल गजट। उसके बाद अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि उसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है, तो वो या तो प्राइमरी और या तो सेकेंडरी दोनों ही माध्यम से आप उसको साबित कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर ₹1000 और ₹1500, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहा जाएगा कि एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी पेड फॉर सेल। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि पब्लिक ऑफिसर, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम ऑफिशियली इफ ही कंसीडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर। यानी कि आप किसी भी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो जानकारी उसको कहाँ से मिली, अगर उसे ऐसा लगता है कि जो जानकारी मैंने डिस्क्लोज कर दी उससे जो लोगों का हित है या जनहित है वो उसका सफ़र करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अकम्प्लिश की, तो आमतौर पर ये आपका एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, तो एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। उसके बाद अगर हम जज इन इंडिया की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इज empowered टू पुट क्वेश्चन ऑन हिज ओन टू द विटनेस और टू द पार्टीज इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट। यानी कि जज, वैसे तो परंपरा ये है कि जो उनके काउंसल्स होते हैं प्लेंटिफ के, डिफेंडेंट के, वही एक दूसरे से सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जजेस को भी पावर दी गई है, वो भी अपने हिसाब से सवालों को पूछ सकते हैं और प्रॉपर रिलेवेंट फैक्ट्स की डिमांड भी वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 34 और 149 में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो हमें ये पता चलता है कि सेक्शन 34 के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब हम 149 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रकार से आपको एक पैसिव मेंबरशिप आपको देखने को मिलती है, जो आगे चल के असेंबली और उसके बाद अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि ए टेक्स अ गर्ल आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ अ लॉफुल गार्जियन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंप्लीट डिफेंस इफ ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 361 ऑफ द IPC फॉर किडनैपिंग ऑन द ग्राउंड दैट द गर्ल वॉज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स विच व्हेन टेकन अवे। जाहिर सी बात है यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको ये देखने को मिलता है द गर्ल वॉज स्टूडेंट इन कॉलेज एंड कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज द राइट और रॉन्ग फॉर हर, ये बिल्कुल गलत है। द गर्ल वॉज maltreated by the guardian, ए promised her to better life, ये भी गलत है। द गर्ल looked more than 18 years of age and the accused has satisfied himself she was more than 18 years of age, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो आपका सवाल पूछा गया है ना उसका एक भी विकल्प यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे है कि वाई पिक्स एक्स पॉकेट नेक्स्ट डे एक्स वाई बाइंग पान नियर हिज ऑफिस फाइंड्स वाई पेइंग मनी फ्रॉम एक्स पर्स, एक्स कैचेस होल्ड ऑफ वाई एंड ट्राइज टू टेक बैक हिज पर्स, वाई रेसिस्ट, एक्स twists वाई आर्म विद सच फोर्स दैट इट इज ब्रोकन, X is charged with causing her to Y X scan of property। तो जाहिर सी बात है not raise the plea of right of private defense since he had no time या since he had time to seek the help of the public authorities। जाहिर सी बात है अगर आपके पास वक्त था तो वहाँ पे आप पब्लिक अथॉरिटी को कॉल कर सकते थे, वहाँ पे आपको खुद से बल का प्रयोग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बात कही गई है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ डकैती अनलेस ही हैज़ कमिटेड अटेम्प्टेड टू कमिट और एडिंग इन कमिटिंग रॉबरी, बिल्कुल सही। When two or persons conjointly commit robbery, every person so committing robbery is said to commit robbery। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको विकल्प 1 और 2 दोनों आपको सही बिल्कुल मिलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड द इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन, तो यहाँ पे फॉरेन कंट्री की बात करते हैं,
या क्राइम कमिटेड बाय फॉरेनर इंडिया की बात करते हैं, या क्राइम कमिटेड बाय पर्सन ऑन एन इंडियन शिप की बात करते हैं, तो तीनों ही परिस्थितियों में ये आपका बिल्कुल अप्लाई होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मैगजीम है आपका, इफ एक्ट इज नॉट फिसिट रियम निसी मीन सिट्रिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहा गया है टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टिस रियस एंड दी मीन्स रिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो ए हैविंग डिलीवर्ड मनी टू हिज सर्वेंट टू कैरी टू अ डिस्टेंस प्लेस डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एंड रॉब द सर्वेंट ऑन द हाईवे विद इंटेंट टू चार्ज हिम। ए कमिट्स द ऑफेंस ऑफ दी, जाहिर सी बात है वो रॉबरी का ही ऑफेंस उसने कमिट किया है। उसके बाद अगर अगले सवाल पर आते हैं, तो एक्स विद अ व्यू टू मर्डर वाई enters Y's bedroom at night when Y is out of station, X is guilty of house trespass। जाहिर सी बात है उसने हत्या करने के इरादे से घुसा तो था, लेकिन वहाँ पर कोई अवेलेबल था नहीं, और जब कोई अवेलेबल नहीं था तो अटेम्प्ट का सवाल भी नहीं बनता है। हाँ, लेकिन हाउस ट्रेसपास आपका ज़रूर बनेगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू प्रूव द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। तो जाहिर सी बात है जब आप लोगों के मन में इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ या उसके लिए डिससेटिस्फैक्शन या डिसअफेक्शन की भावना को पैदा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक मैगजीम है जो बात करता है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, और ये बात करता है प्रेफरिंग एक्ट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, और ये आपको आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि किस केस में इस बात को लेकर अवधारणा बताई गई थी कि सेक्शन 498A का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो वो केस था आपका प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड सन 2010 का। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस परटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और रिसेंट में एक मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है सेम सेक्स मैरिज को। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो केस है ये उस सेम सेक्स मैरिज का आधार है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके बाद जो आपका 497 अडल्टी की बात करता है, उसके लिए आपका लीडिंग केस था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी जिसका जिक्र आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड जो केस है वो है आपका पुलिकुरी कोटैया वर्सेस इम्परर का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि यूजुअली एक व्यक्ति को पीओ कब डिक्लेयर किया जाता है, तो 82 की प्रोसीडिंग्स के तहत पहले हम वारंट इशू करते हैं। अगर नहीं आ पाए तो जाहिर सी बात है हम एक ऑफिशियल गजट नोटिफाई कर देते हैं और उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये बात अलग है कि द मोमेंट हम उसके खिलाफ नोटिफिकेशन को जारी करते हैं उसको लगभग 30 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि वो अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंस कर सके। उसके बाद ऑफर ऑफ प्रपोजल डिफाइन है आपका सेक्शन 2 क्लॉज ए में। उसके बाद एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जाहिर सी बात है आपका कंप्लीटली वॉइड होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कि आपका प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा, तब जिस व्यक्ति के लिए आपने बनाया है ये उसकी जानकारी में आ जाए। उसके बाद इसमें कहा गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय नॉट मीटिंग एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, इस आधार पर आप इसको थोड़ा सा गलत करार कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी एक्सेप्टेंस होती है ना वो हमेशा आपकी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हु हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन, तो जाहिर सी बात है इस आधार पर आप किसी व्यक्ति को इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, अगर किसी व्यक्ति ने मेजॉरिटी की एज को अटेंड नहीं किया है, या अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा ही इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया गया है, तो हम आमतौर पर उस व्यक्ति को कॉम्पिटेंट बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कंसेंट इज़ फ्री, तो जाहिर सी बात है जब हमको ये लगता है कि भाई ये वॉलंटरी विल ऑफ द पार्टीज है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टू और मोर पर्सन आर सब्जेक्ट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय क्वेश्चन द एग्रीमेंट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये अपने आप में आपका एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वन पार्टी इज हैविंग अ राइट कि वो डिसाइड करे कि क्या उसको ये आगे कंटिन्यू करना है या आगे कंटिन्यू नहीं करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एन एग्रीमेंट इज वैलिड इफ द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन पार्ट। उसके बाद एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ मैरिज इज वैलिड। उसके बाद ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ ₹20,000 इफ बी हाउस इज बर्न, ये आमतौर पे आपका एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो घटना घटित होगी तभी आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद ए एग्रीज टू पे अ सम ऑफ ₹5,000 इफ टू स्टेट लाइन शुड इंक्लूज अ स्पेस, ये एग्रीमेंट आपका वाइड होगा क्योंकि दो समानांतर चलने वाली लाइनें कभी भी एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकती हैं, चाहे अनंत में ही क्यों ना चली जाए। उसके बाद ए एंड बी make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. This contract is void. ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं who is B's मुख्तार promise to exercise his influence as such with B in favor of C and C promise to pay ₹20,000 to A. This agreement is void होगा because ये आपका immoral है, यानी कि अनैतिक है। उसके बाद
A pay rupees 10,000 to B for manufacturing a machine. When it is partially manufactured, the contract is discharged by the frustration. What is the remedy available to the parties? तो जाहिर सी बात है B is entitled only to expense incurred before the time of the discharge. ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो लिक्विडेटेड डैमेज के आवश्यक तत्व ये होते हैं जेन्युइननेस, कन्वेंटेड, प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें where there is a breach of contract, special damage are awarded only when there is a notice of the likely special loss. उसके बाद ये आपके कुछ केस लॉज हैं जिनको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक केस आपका है मधुकांत पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, विजिलेंस से रिलेटेड केस है और ये बात करता है आपके टेंडर की। उसके बाद ए डिपॉजिट ऑफ बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद बी एज हिज एजेंट, ही देन राइट्स टू सी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द गोल्ड कॉइन्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिमसेल्फ टू सी। A afterwards alleged that C's debt is satisfied and C alleged to the contrary. Both claim the gold coins from B. B may institute an interpleader suit against A and C. Interpleader suit का संबंध इससे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है, can be conclusive as to any matter directly adjudicated upon between the same parties if it has been pronounced by a court of the competent jurisdiction. उसके बाद आपके सामने एक प्रॉब्लम दे रखी है बैंक की और इसका जो आप सीपीसी में देखेंगे तो सेक्शन 2 में आपको एक्सप्लेनेशन 5 में सीपीसी आपको नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑन द रिवर्सल ऑफ डिक्री विच सेक्शन इम्पोज एन ऑब्लिगेशन टू द पार्टी टू द सूट हु रिसीव्ड एन अनजस्ट बेनिफिट ऑफ द एरोनस डिक्री टू मेक रेस्टिट्यूशन टू द अदर पार्टी फॉर दैट ही हैज लॉस्ट। इसका जिक्र आपको धारा 144 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग इंटरवीनर्स की बात करते हैं तो ये नॉट इंटाइटल्ड टू बी इम्प्लीडेड होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी इन promissory notes can be filed under summary procedure as laid down in order 37 of the CPC. उसके बाद अगर हम लोग सिविल कोड की इनहेरेंट पावर की बात करते हैं तो इसका दो ही ऑब्जेक्ट है, एंड ऑफ द जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन द केस ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस a suit for declaration and injunction may be instituted by two persons having obtained the written consent of the Advocate General and with the leave of the court. उसके बाद अगर हम सीपीसी की बात करते हैं कि ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है तो जो भी आपकी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद प्लीडिंग को अगर आपको अल्टर करना है या अमेंड करना है तो ऑर्डर 6 का रूल 17 सीपीसी आपकी इसमें मदद करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अ डिफेंडेंट कैन प्रे टू द कोर्ट फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इफ इट इज़ बार्ड बाय अनदर एनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि आप प्रे कर सकते हैं। उसके बाद वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन शूट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18 ऑफ द सीपीसी। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है या अंतिम सवाल 2019 के पेपर का कहें तो ये बात करता है कि इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी ऑफ अ पर्सन कैन बी अटैच टू द एक्सटेंट और मैक्सिमम आप 130 अटैच कर सकते हैं। तो जैसा कि कई बार मैंने लाइव क्लास में भी आप लोगों से कहा है कि जब भी आप किसी भी एक्ट को पढ़िए, किसी भी सेक्शंस को पढ़िए या किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़िए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उससे कितने सवाल आपसे पूछे गए हैं, सवालों को पूछने का तरीका क्या है, क्या सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं या ट्विस्ट करके पूछे जा रहे हैं, प्रत्यक्ष पूछे जा रहे हैं या इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछे जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को समझ तो लेते हैं, हमें याद भी हो जाती है, लेकिन जब वही सवाल के रूप में आता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू पर्सनली रिकमेंड कि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।